मेरी शादी एक बहुत बड़े जिम्मेदार से हुई थी। मेरे शौहर ने मरने के बाद बहुत जमीन और जागीर छोड़ी थी और इसके इंतकाल के बाद वो सब मेरी मलकियत हो गई थी। मैं जागीरदारनी के नाम से पूरे गांव में मशहूर थी। हमारी हवेली में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर थे, जमीनों पर काम करने वाले मिजारे थे। मेरा एक बेटा था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बड़े घर में अपने बेटे की शादी करूं और इतनी धूमधाम से करूं कि करीब के 3-4 गांव तक मेरे बेटे की बारात की धूम मच जाए। मैंने बहुत सी मासियों को अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के काम पर लगा दिया था और ताकीद की थी कि किसी ऐसी लड़की तलाश करनी है जो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। मैं खुद भी अपनी मर्जी के मुताबिक लड़की तलाश करने लगी। इन्हीं दिनों मुझे शक हुआ कि मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में है, क्योंकि रात को इसके कमरे से बातें करने की आवाजें सुनाई देती थीं। वो सारी रात फोन पर लगा रहता था। मैं परेशान हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वो एक लड़की को पसंद करता है। मैंने पूछा कौन है वो। तब इसने फरजाना का नाम लिया, जो हमारे एक मिजारे की बेटी थी। ये सुनकर मैं चीख पड़ी कि तुम हमारे खानदान में बदनामी करवाना चाहते हो, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहा। मैंने अपने बेटे की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा था कुछ दिनों तक वो ये सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि मेरे होश उड़ गए। एक दिन मैं हवेली में बैठी थी कि जब मेरा बेटा वहां आ गया। इसके साथ फरजाना भी थी। मैंने पूछा कि इसे यहाँ क्यों लाए हो। तब मेरे बेटे ने बताया बहू है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे बेटे ने एक मिजारे की बेटी से शादी कर ली थी। फरजाना बहुत खूबसूरत लड़की थी। पूरे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की कोई ना थी। मगर मैं अपने जैसे किसी बड़े खानदान में अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। आज मेरे सब ख्वाब टूट चुके थे। मेरी जिद की वजह से इनको अब कोर्ट मैरिज करना पड़ी थी। मैं इस शादी से खुश ना थी। मैं इनको घर से भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे के सिवा कोई और सहारा मेरा नहीं था। मैंने अपने बेटे को कई बार अलग बुलाकर कहा कि बेटा, जब तुम्हारा दिल भर जाएगा तब फरजाना को तलाक दे देना। मगर मेरे बेटे ने मेरी एक ना मानी। लोगों ने भी खूब बातें सुनाई कि इतनी बड़ी हवेली की बहू एक मिजारे की बेटी है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया था। मुझे अपनी बहू से अब नफरत होने लगी थी। मैं इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। बात बात पर इसे डांटती और इसे बातें सुनाती थी। लेकिन मेरी बहू ना सिर्फ ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी, बल्कि मुझे खुश रखने की भी पूरी कोशिश करती थी। वो घर के सारे काम करती और मेरी नजरों में अपना मकाम बनाने की कोशिश करती। मगर मैं इसके कामों में से नुक्स निकाल ही लेता और बिला वजह इसको डांटती रहती। दूसरी जाने मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम ही हो गया था। इसकी इजाजत के बगैर वो कोई काम ना करता और मेरी बजाय इसकी हर बात मानता। मेरी बहू की हर ख्वाहिश पूरी करता और वो रानी बनकर सारे घर में घूमती। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जल जाती। मेरा दिल चाहता कि किसी न किसी तरह से ये शादी खत्म करा दूं, लेकिन समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए आई और मेरी बहू को देखकर हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुमने इस कमजोर को अपनी बहू बना लिया है। मैंने अपना दुखड़ा इसे सुनाया तो मेरी सहेली ने मेरी सारी कहानी सुनकर मुझे एक मशवरा दिया, जिसे सुनकर मैं डर गई। मगर मुझे इस मशवरे पर अमल करना ही था। मेरे पास कोई और चारा ना था, क्योंकि मैं हर सूरत अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन मैं और बहू दोनों घर में अकेली थीं। मेरी बहू नहा रही थी। मैंने मौका गनीमत जाना और एक सपेरे को बुलवाकर बहू के कमरे में एक जहरीला सांप छुड़वा दिया और कमरे का दरवाजा बाहर की जानिब से बंद कर दिया और फिर अपनी बहू की चीखें सुनने का इंतजार करने लगी। काफी देर के बाद मेरी बहू की चीखें बाहर तक सुनाई थीं। मैंने जल्दी से अपने बेटे को भी फोन कर दिया, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि अम्मी, मेरी बीवी को जहरीले सांप ने डस लिया है और वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने बेटे को झूठी तसल्ली दी और फिर बैठकर बहू की मौत की खबर का इंतजार करने लगी। रात के कोई 1 बजे का वक्त होगा जब मेरे बेटे ने अस्पताल से फोन किया और कहा कि अम्मी, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप ने इसे काटा था और मैं वक्त पर इसे अस्पताल नहीं ला सका था और जहर सारे जिस्म में भर गया था। ये खबर सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो मैं चाहती थी कि मेरी बहू मर जाए
और इल्जाम भी मुझ पर न आए। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवा सकूंगी। सुबह मेरी बहू की मैयत घर आ गई और फिर इसका सोग मनाने इसके वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार भी आ गए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर सोगवार होने का नाटक करने लगी थी। मैयत को गुस्ल दिया गया और फिर जनाजा उठा लिया गया। अपनी तसल्ली करने के लिए मैं भी कब्रिस्तान साथ गई और फिर मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मेरी आंखों के सामने कब्र में उतार दिया। ये हौलनाक मंजर देखकर एक लम्हे को मैं कपकपाई भी थी, मगर फिर खुद को ये कहकर खुश कर दिया कि मैंने अपने रास्ते से कांटा हटा दिया है। मेरी बहू के इंतकाल के बाद मैं बहुत खुश थी और अब अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। स्वयं हो गया तो मैंने एक दिन अपने बेटे से ये बात कह दी, मगर पूरी ना कह सकी क्योंकि मेरा बेटा अभी भी बीवी के गम में मुब्तला था। चुनाचा मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला कर लिया। 40वां हो चुका था और अब मुझे अपने बेटे से लाजमी बात करना थी। उस रात मैं सारी रात जागती रही और ये सोचती रही कि अपने बेटे को कैसे दूसरी शादी के लिए मनाऊं। सारी रात बेटे को मनाने के लिए नए नए तरीके सोचती रही और मैं इतनी पुरजोश थी कि मुझे सारी रात नींद ना आई। आधी रात को प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। वापसी पर सोचा कि क्यों ना एक बार देखती चलूं कि मेरा बेटा सो गया है या जाग रहा है। ये सोचकर मैं बेटे के कमरे तक पहुंच गई, लेकिन वहां का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे बेटे को अंधेरे में सोने की आदत थी और रोशनी में नींद नहीं आती थी, मगर वहां पहुंचकर देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। मैं घबरा गई और अंदर जाने ही वाली थी कि एक आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। ये एक औरत की आवाज थी और मैं ये आवाज सुनकर दहल कर रह गई, क्योंकि औरत की आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मेरा रंग फक हो गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी हवेली में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत ही ना थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी काफी देर वो आवाज सुनती रही थी। मुझे किसी भी बात की समझ तो ना आई, लेकिन मेरा बेटा औरत से बातचीत में मसरूफ था। फिर कुछ देर के बाद मैं वहां से अपने कमरे तक भाग गई। वापस आकर मैं काफी हैरान हो गई थी कि वो औरत कौन है और कहीं मेरे बेटे ने दोबारा कोई लड़की तो पसंद नहीं कर ली। मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से कराना चाहती थी और इसीलिए मुझे गुस्सा और परेशानी दोनों हो रहे थे। यही सोचते हुए कब मुझे नींद आ गई पता ही ना चला। सुबह मैंने नाश्ते की मेज पर बेटे से दूसरी शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा मेरी बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए जा रहा था, जैसे इसे मेरी बात से बिल्कुल भी कोई फर्क ना पड़ता हो। मुझे गुस्सा आ रहा था और रात वाली औरत की आवाज से मैं पहले ही परेशान थी। मैं ये भी सोच रही थी कि हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हुई हो। मैंने आज रात फिर से बेटे के कमरे में जाने का फैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि इस औरत की हकीकत क्या है। सारा दिन भी उसी मुतालिक सोचती रही कि कहीं दोबारा मेरे बेटे को किसी मिजारे की बेटी तो पसंद नहीं आ गई। मैं उस वक्त को याद करने लगी जब शादी से पहले मेरा बेटा छुप छुप कर मिजारे की बेटी से मुलाकात करता था। मैंने कई बार इन दोनों को साथ में छत पर देखा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि मेरा बेटा इस मिजारे की बेटी से शादी कर लेगा। उस वक्त मैंने बेटे को बहुत ढील दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। मैं किसी भी ऐरे गैरी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए मैंने दोबारा अपने बेटे के कमरे के बाहर चक्कर लगाने का फैसला कर लिया। रात को जब मुझे अंदाजा हो गया कि आधी रात गुजर चुकी है, मैं अपने बिस्तर से उठी और बावर्ची खाने में पानी पीने का सोचकर कमरे से निकल गई। बावर्ची खाने से होकर जब मैं वापस आ रही थी, तो मैं बेटे के कमरे की जानिब चली गई। वहां का मंजर देखकर एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज भी मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी। न सिर्फ लाइट जल रही थी, बल्कि अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज भी आ रही थी। मैं दीवार से कान लगाकर आवाज सुनने लगी, मगर आवाज थोड़ी कम थी। ठीक से अंदाजा नहीं हो रहा था कि अंदर मौजूद औरत क्यों चीख रही है। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने सोचा कि क्यों ना खिड़की से अंदर झांक कर देख लूं। यही सोचकर मैं खिड़की की तरफ बढ़ गई, मगर मैंने खुद को काली चादर से छुपा लिया था ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं आहिस्तगी से खिड़की तक पहुंची। खिड़की का तख्ता खोलकर मैंने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। कमरे में वाकई एक औरत मौजूद थी जो मेरे बेटे से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ मेरी जानिब थी, इसलिए मैं इसका चेहरा ना देख सकी। और अब चूंकि मैं बहुत ज्यादा देर से वो आवाज सुन रही थी, मुझे वो आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लगी थी कि आखिर ये आवाज किसकी है
और ये आवाज मैंने पहले सुनी हुई थी। मैंने दिमाग पर जोर डालकर ये जानने की कोशिश करने लगी कि ये आवाज आखिर किसकी है। ऐसा अगले 3-4 रोज तक चलता रहा। मैं अब रोज अपने बेटे के कमरे तक आती और ये जानने की कोशिश करती कि वो आवाज वाली औरत कौन है, मगर नाकाम वापस आ जाती। मुझे लगता था कि शायद ये गांव की ही किसी लड़की की आवाज है। एक रात मैंने देखा कि मेरे बेटे के कमरे से एक औरत निकली थी। लड़की ने निकाब किया हुआ था। वो दोनों कमरे से निकलकर छत पर चले गए थे। अब तो मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई थी। अगले दिन मैंने बेटे से कहा, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो कहने लगा, हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं अब की बार भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। बल्कि मैंने तो एक लड़की पसंद कर भी ली है। बेटे की बात सुनकर मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि वो यकीनन उसी लड़की की बात कर रहा होगा जो इसके कमरे में आ जाती है। मेरा बेटा उस दिन जल्दी में था, बात मुकम्मल किए बगैर ही चला गया, जबकि मैं उससे यही पूछना चाह रही थी, रात को तुम्हारे साथ कमरे में कौन सी लड़की होती है, मगर मैं हिम्मत ना कर पाती। एक दिन मैं अपने बेटे के कमरे में गई तो वहां किसी लड़की के कपड़े देखे। यानी रोज रात को कोई लड़की यहाँ आती थी। कई कई दिन मैं जागकर पहरा देती रही, मगर मुझे नींद आ जाती थी। इसीलिए मैं उस लड़की को आते देख ना पाती। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे बेटे ने दूसरी शादी कर ही ना ली हो। एक दिन मेरे जहन में एक मंसूबा आया। मैंने खुद अपने बेटे के कमरे में जाकर देखने का फैसला कर लिया कि वहां मेरे बेटे के साथ मौजूद औरत कौन है। मेरा बेटा सारा दिन जमीनों पर होता था और शाम होते ही घर आ जाता था। मैं शाम होने से पहले ही अपने बेटे के कमरे में चली गई और अंदर जाकर एक अलमारी के पीछे छुप गई। मैं अलमारी में छुपी और पर्दा आगे कर लिया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। रात हुई तो मेरा बेटा कमरे में आ गया और फिर इधर उधर टहलने लगा। मैं पर्दे के पीछे छुपी इसकी हर हरकत का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर टहलने के बाद मेरे बेटे ने फर्श से कालीन हटा दिया। ये सब देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब इसने कालीन हटाया तो फर्श को देखकर मैं कांप सी गई। वहां फर्श पर सीढ़ियां मौजूद थीं जो नीचे की जानिब जा रही थीं। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे घर में ये पुरअसरार सीढ़ियां हैं और मुझे पता ही नहीं है। ये सीढ़ियां आखिर जाती कहाँ होंगी। मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मैं मगन थी कि अचानक ही मैंने एक अजीब नजारा देखा, जिसे देखते ही मेरे रंग उड़ गए थे। मैंने एक लड़की को देखा जो सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आ रही थी। ये सब देखकर मेरा दिमाग फटने लगा था। अगला लम्हा इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था, क्योंकि जब जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा सर चकराने लगा था और दिल घबराने लगा था। और फिर मैं चीख कर बेहोश हो गई थी और जमीन पर गिर गई थी। मुझे होश आया तो खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर पाया और मेरे हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। खुद को अस्पताल में देखकर मैं घबरा गई और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। मैं यहाँ कब और कैसे आई थी। तब मुझे सब याद आ गया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स के साथ मेरा बेटा अंदर दाखिल हुआ। मुझे तंदुरुस्त पाकर मेरा बेटा खुश हो गया था और आकर मुझसे लिपट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर नर्स ने मेरा मुआयना किया और चली गई। नर्स के जाने के बाद मैंने अपने बेटे को देखा और कहा कि बेटा, मुझे सच सच कुछ कहने ही वाली थी कि मेरे बेटे ने मेरी बात काट दी और कहने लगा कि अम्मी, मैं जानता हूं आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत खराब है। मैं नहीं चाहता कि मजीद खराब हो जाए। आप इस वाक्य को अभी छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको खुद सच बता दूंगा कि आप अस्पताल कैसे पहुंची और वहां जो आपने देखा वो क्या था। मेरा बेटा ये कहकर चला गया, लेकिन मुझे मजीद बेचैन कर गया था। मैं सोचने लगी कि जो मैंने देखा था वो कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे जहन में अजीबो गरीब से ख्यालात आने लगे थे, क्योंकि वो लड़की जिसको मैंने अपने बेटे के कमरे में देखा था, उसकी शक्ल मुझे बिल्कुल मेरी बहू जैसी लग रही थी और इसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने उसे ही देखा है या कोई और लड़की थी। ऐसा भी तो हो सकता था कि मुझे इसका चेहरा अपनी मरहुमा बहू जैसा लगा हो, क्योंकि वो तो मेरी बहू हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो मर चुकी थी और मेरी नजरों के सामने ही इसे कब्र में उतारा गया था। मुझ पर खौफ कपकपी तारी हो गई थी। 2 दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी हुई थी और मेरा बेटा मुझे घर ले आया था। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने बेटे से वही सवाल किया था, मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरा बेटा बोला कि अम्मी, आपको सच जानना है तो ठीक है,
फिर मेरा बेटा बाहर गया और थोड़ी देर के बाद कमरे में वापस आ गया। जब वो वापस आया तो इसके साथ एक लड़की थी, जो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू थी। इसे देखकर मैं एकदम से दहल सी गई थी। मैं फौरन उठ खड़ी हुई। खौफ मेरी आंखों में वाजिया था। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। मुझे इतना खौफजदा देखकर मेरे बेटे ने मुझे कंधों से सहारा दिया और संभाला और बिठाया। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, अम्मी मैं जानता हूँ कि आपने मेरी बीवी फरजाना की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो मरी नहीं थी। ये सब सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गई थी। फिर मेरी बहू और बेटे ने मिलकर मुझे सारी दास्तान सुनाई। मेरी बहू ने बताया कि जिस दिन मेरी सहेली घर आई थी और मुझे जहरीले सांप के जरिए मारने का मंसूबा बता रही थी, मेरी बहू ने वो सारा मंसूबा सुन लिया था और मेरे बेटे को बता दिया था। कमरे में वो जहरीला सांप छोड़कर गया था। कमरे में एक और छुपे हुए सपेरे ने इसे पकड़ लिया था। वो सपेरा मेरी बहू ने जल्दी से बुलवाकर कमरे में छुपा दिया था और फिर खुद नहाने का बहाना करके वॉशरूम में छुप गई थी। फिर मेरे बेटे ने आकर अपनी बीवी की तबीयत की खराबी का बहाना किया था और इसे अस्पताल ले गया था और वहां मुर्दा खाने से किसी की लाश को घर ले आया था। जिसे हमने दफन किया था वो मेरी बहू नहीं बल्कि मुर्दा खाना से हासिल की गई एक लाश थी। मेरे बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप दोबारा भी इसकी जान ले सकती थीं। आपकी बहू बहुत अच्छी है, छोटे खानदान से जरूर है मगर छोटी सोच की हामिल नहीं है। वो चाहती तो आपको जेल भी करवा सकती थी, मगर इसने मुझे समझाया और कहा कि हमने इसी घर में रहना है, क्यों ना मैं नीचे बने हुए तय खाने में रह लूं। ये तय खाना बाबा ने इस हवेली को बनाते हुए बनवाया था। बड़े लोग अक्सर ऐसे ही तय खाने अपनी हवेलियों में बनवाते हैं। फरजाना का कहना था कि इससे आपकी अम्मी को मेरे होने का एहसास भी ना होगा और मसला भी नहीं होगा। फिर मेरे बेटे ने बताया कि इसकी बीवी वहीं रहने लगी। वहां नीचे कमरे में हर तरह की सहूलत थी और रात को मेरी बहू वापस कमरे में आ जाती और इस तरह वो दोनों जिंदगी गुजारने लगे। ये सब सुनकर मुझे बेहद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि अपनी बहू के साथ मैंने कितनी नाइंसाफी की और इसे कितना सताया, मगर इसने मेरा कितना फायदा सोचा। मैं अपने बेटे और बहू से माफिया मांगने लगी। तब मेरी बहू ने कहा कि अम्मी आप माफिया मत मांगे। फिर उन्होंने मुझे माफ कर दिया और इसके बाद हम तीनों इकट्ठे उसी हवेली में रहने लगे। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया था और गुनाह का एहसास होना ही सबसे अच्छी चीज है। मैंने आखिरकार मिजारे की बेटी को बहू के तौर पर तस्लीम कर ही लिया। फिर मैंने गांव में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और गांव के सभी लोगों को इस दावत पर बुलाया और इस दावत में मैंने अपनी बहू का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। लोगों ने कहा कि आपकी बहू तो मर गई थी, मगर मैंने लोगों को बताया कि वो मेरी साजिश थी। मैंने उस दिन सब लोगों के सामने अपनी सारी जमीनों का मालिक अपनी बहू को बना दिया था।